दोस्तों, जब बात होती है कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, तो कश्मीर भारत का मुकुट है और कन्याकुमारी भारत का अंतिम छोर। सबसे दक्षिण में बसा कन्याकुमारी प्यारा सा शहर है जो तमिलनाडु में हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के संगम के किनारे स्थित है। दूर तक फैले हरे नीले समुद्र, बीचेस, प्राचीन मंदिर, चर्च और हिस्टोरिकल प्लेस इस प्लेस को परफेक्ट टूरिस्ट स्पॉट बनाते हैं। कन्याकुमारी अपनी कला, संस्कृति और सभ्यता के लिए बहुत फेमस है। तो चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एकदम शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं कि आप यहां तक कैसे पहुंचेंगे। बात करें ट्रेन की, तो कन्याकुमारी में ही वेल कनेक्टेड रेलवे स्टेशन है। यहां तक बाई ट्रेन आप आराम से आ जाएंगे। इसके अलावा नागरकोइल जंक्शन और नागरकोइल टाउन भी यहां के नियरेस्ट स्टेशन हैं। कन्याकुमारी की यात्रा करने वाले 90% लोग रामेश्वरम यात्रा करने के बाद में यहां तक आते हैं, तो आपको रामेश्वरम से भी यहां तक डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। वहीं अगर आप बाई रोड आना चाहते हैं तो आसपास के शहरों और राज्यों से बस और कार के माध्यम से भी आप यहां तक आ सकते हैं। बात करें फ्लाइट की, तो तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट यहाँ का नजदीकी एयरपोर्ट है जो कन्याकुमारी से 110 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तिरुवनंतपुरम तक आने के बाद में बस, ट्रेन या टैक्सी के माध्यम से कन्याकुमारी तक आ जाएंगे। तो चलिए, बहुत ही प्यारा सा सफर पूरा करके अब हम लोग पहुंच चुके हैं कन्याकुमारी और अब हम लोग बात करते हैं रुकने के लिए होटल कहां पर लेना चाहिए। दोस्तों, आप कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन से ऑटो में 40 से 50 रुपए देकर कन्याकुमारी पुलिस स्टेशन के पास में आ जाइए, जो कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन से 1.5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ पर आपको बजट से लेकर वीआईपी होटल्स मिल जाएंगे। साथ ही सभी टूरिस्ट प्लेस भी वॉकिंग डिस्टेंस पर हैं। होटल्स की रेट की बात करें तो 1000 से 1200 रुपए में स्टार्टिंग हो जाती है। फिर 2000, 3000, 5000, 10,000 तक के बजट में आप यहाँ पर रूम्स ले सकते हैं। तो चलिए, एक अच्छा सा रूम लेने के बाद में अब हम लोग बात करते हैं कन्याकुमारी घूमने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, यहाँ पर 4 से 5 प्लेस एकदम पास पास हैं जिन्हें आप पैदल टहल के ही कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे विवेकानंद रॉक मेमोरियल, जो समुद्र के बीचों बीच में टापू पर स्थित है। दोस्तों, यहाँ तक आपको फेरी से जाना होता है। फेरी में 75 रुपए पर पर्सन का टिकट लेते हैं, जो बोथ साइड के लिए रहता है। फेरी में 4 से 5 मिनट की शानदार यात्रा को करके आप विवेकानंद रॉक मेमोरियल के पास में आ जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर आपको 30 रुपए का एंट्री टिकट भी लेना होता है। ये प्यारा सा स्थान स्वामी विवेकानंद जी को समर्पित है। स्वामी विवेकानंद जी 1892 में शिकागो जाने से पहले 3 दिन के दौरे पे कन्याकुमारी आए थे। इसी स्थान पर उन्होंने ध्यान किया था। कहते हैं यहीं पर उनको ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी। यहाँ पर सभा मंडपम और श्रीपाद मंडपम स्थापित हैं। इसी टापू पर माता कन्याकुमारी के पद चिन्ह भी बने हुए हैं। चारों तरफ दूर तक फैले समुद्र के शानदार नजारे आपका दिल जीत लेंगे। यहाँ से मात्र 100 मीटर दूरी पर ही महान दार्शनिक और कवि श्री तिरुवल्लुवर जी की 133 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा भी स्थापित है। हाल में ही यहाँ पर ग्लास ब्रिज बनाया गया है। आप रॉक गार्डन से प्रतिमा तक ग्लास के माध्यम से भी जा सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही प्यारा प्लेस है। आप यहाँ पर घूमने जरूर आएं। आपको यहाँ पर घूमकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर घूमने और दर्शन करने के बाद में फेरी से वापस आ जाएंगे और अब हम लोग चलेंगे कन्याकुमारी अमन माता मंदिर, जो पास में ही स्थित है। दोस्तों, ये कन्याकुमारी का प्रमुख मंदिर है जो माता पार्वती को समर्पित है। बहुत से लोग पहले त्रिवेणी संगम में स्नान करने के बाद में यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। यहाँ पर जेंट्स लोगों को अर्धनंग होकर दर्शन करना रहता है। तो आप भी यहाँ पर अच्छे से दर्शन कर माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही अलौकिक और दिव्य मंदिर है। यहाँ पर दर्शन करने से आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो चलिए, यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे कन्याकुमारी बीच और त्रिवेणी संगम, जो कन्याकुमारी मंदिर के पीछे ही स्थित है। दोस्तों, यहाँ के सीनिक व्यूज और दूर तक फैले हरे नीले रंग के समुद्र यहाँ की खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। बहुत से लोग यहाँ पर घंटों बैठकर सुकून भरे पलों को बिताते हैं। सच में यहाँ के नज़ारे आपका दिल जीत लेंगे। दोस्तों, बीच के पास में ही सुनामी स्मारक भी बना हुआ है। ये स्मारक 26 दिसंबर 2004 में विनाशकारी भूकंप और सुनामी में जान गंवाने वालों की याद में बनाया गया है। आप यहाँ पर आकर उन सभी को श्रद्धांजलि जरूर दें। तो यहाँ पर घूमने के बाद में अब हम लोग आ चुके हैं त्रिवेणी संगम के पास में। दोस्तों, यहाँ पर हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का महासंगम होता है। इसी को त्रिवेणी संगम कहते हैं। यहाँ पर आप समुद्र के पानी में बहुत ही अच्छे तरीके से मस्ती कर सकते हैं। साथ ही यहाँ से सनराइज और सनसेट के बहुत ही शानदार नज़ारे देखने को भी मिलते हैं। तो आप यहाँ पर आराम से बैठकर सनराइज और सनसेट के नज़ारों को भी देख सकते हैं।
तो यहाँ पर मस्ती करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे गांधी मंडपम, जो यहाँ से मात्र 50 मीटर दूरी पर ही स्थित है। दोस्तों, ये स्थान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को समर्पित है। गांधी जी की अस्थियों को प्रवाह करने से पहले दर्शन के लिए यहीं पर रखा गया था। मंडपम के अंदर गांधी जी के जीवन की यादों को तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। तो यहाँ पर घूमने के बाद में शाम को आप यहाँ की मार्केट में जरूर घूमें। यहाँ पर आपको घर को सजाने के बहुत से आइटम्स मिल जाएंगे, तो आप यहाँ पर शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, रात में हम लोग अपने होटल में आराम करेंगे और अगले दिन हम लोग चलेंगे थन्नुमलायन स्वामी मंदिर सुचिंद्रम, जो कन्याकुमारी से 12 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ तक आप ऑटो या लोकल बस से आ सकते हैं। दोस्तों, ये प्राचीन मंदिर कन्याकुमारी के प्रमुख मंदिरों में से एक है। यहाँ की वास्तुकला और भव्यता देखते ही बनती है। यहाँ पर आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों के बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शन कर सकते हैं। साथ ही हनुमान जी की विशाल प्रतिमा भी स्थापित है, जहाँ पर दर्शन करके आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। दोस्तों, बहुत ही प्यारा मंदिर बना हुआ है। आप अपनी लिस्ट में इस मंदिर को जरूर शामिल करें। आप यहाँ पर दर्शन करने जरूर आएं। दोस्तों, इसके अलावा अगर आपके पास में और भी टाइम है तो आप पद्मनाभन पैलेस और थिरुपारापू वाटरफॉल भी जा सकते हैं। ये प्लेस कन्याकुमारी से लगभग 50 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तो चलिए अब हम लोग फिर से कन्याकुमारी वापस आ जाएंगे और अब हम लोग चलेंगे अवर लेडी ऑफ रेनसम चर्च। दोस्तों, ये एक कैथोलिक चर्च है जो मदर मैरी को समर्पित है। ये कन्याकुमारी का सबसे फेमस चर्च है। चर्च की भव्यता और कारीगरी देखते ही बनती है। आप चर्च में जाकर प्रेयर भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्लेस है, आप अपनी लिस्ट में इसको शामिल जरूर करें। तो दोस्तों, इन सभी प्लेसेस को कवर करने के बाद में आप अगर चाहें तो शाम वाली ट्रेन से अपने घर के लिए वापसी भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कन्याकुमारी में खाने पीने की कैसी फैसिलिटीज हैं। दोस्तों, आपको यहाँ पर वेज, नॉन वेज हर तरीके का फूड मिल जाएगा। यहाँ पर आपको प्योर वेज रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे। इसके अलावा नॉन वेज फूड के ज्यादा ऑप्शन मिलते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर सी फूड भी इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं यहाँ पर आने का सबसे अच्छा समय कौन सा रहता है। दोस्तों, आप अक्टूबर से अप्रैल तक यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं। ये टाइम यहाँ पर घूमने के लिए अच्छा समय माना जाता है। इसके अलावा मई और जून में भी यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होती है। बात करें आपको कितने दिनों का टूर प्लान बनाना चाहिए, आप यहाँ पर घूमने के लिए 2 डेज 1 नाइट का प्लान बना सकते हैं। इसके अलावा 3 डेज और 2 नाइट यहाँ पर घूमने के लिए इनफ रहता है। दोस्तों, रामेश्वरम में दर्शन करने के बाद में मैक्सिमम लोग कन्याकुमारी को कवर करते हैं। तो आप अगर रामेश्वरम यात्रा का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप उस वीडियो को भी जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं बजट की। कितने बजट में आप इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। दोस्तों, अगर आप 2 लोग हैं और आप 3 डेज और 2 नाइट का प्लान बनाते हैं तो 7,000 से 8,000 प्लस ट्रेन टिकट इतने बजट में बहुत ही अच्छे तरीके से इस यात्रा को पूरा कर लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको कन्याकुमारी यात्रा से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी जानकारी को बहुत ही अच्छे और सही से देने की पूरी कोशिश की है। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने एक लाइक से हमें मोटिवेट जरूर करें। साथ ही साथ अपने सभी फ्रेंड्स और रिलेटिव में जरूर से जरूर शेयर करें।